गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड मेरा नाम सत्यम जायसवाल। मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूं और अब मैं चलता हूं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। और नेक्स्ट लेक्चर में से पहले मैं बात कर लूं कि मैंने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ाया है। तो मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया कि क्या होता है साइंस, क्या होता है फिजिक्स, और किस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं डेली लाइफ में, किस तरह से ये हमें एक्सप्लोर कर रहा है। हम उन चीजों को और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। और जहां तक बात है कि बुक कौन सी प्रेफर करनी है, तो मैं आपको पहले ही बोल रखा हूं कि एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक नोन इन द इंडिया। इंडिया में उससे बेहतर बुक नहीं है। इंडिया में कोई भी बुक अगर सबसे बेहतर बुक है, किसी का रिस्पॉन्स सबसे बढ़िया है, कोई किसी से रिलेटेड क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी है। तो हम ऑल हमेशा एनसीईआरटी को ही प्रेफर करेंगे और साथ में एनसीईआरटी को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा हम लोग एनसीईआरटी को क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। तो इस बात का ध्यान रहे सबको कि हम लोग को एनसीईआरटी को क्या करना है, एक्सप्लोर करना है, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना है। तो मैं कह रहा था कि क्यों एनसीईआरटी, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि क्यों एनसीईआरटी, क्यों हम लोग दूसरे बुक को प्रेफर नहीं करते हैं। तो एक बहुत ही बड़े फाइटर का एक स्टेटमेंट था, आप लोग जानते होंगे शायद, ब्रूस ली। वो कहते थे वो कहते थे कि कोई इंसान का, अगर किसी इंसान ने एक किक को 1000 बार प्रैक्टिस किया है तो वो ज्यादा स्ट्रांग है कि जो दूसरा आदमी अगर 1000 किक को एक एक बार वो प्रैक्टिस किया है। आप जरा सोचिए, जिसने एक किक को 1000 बार प्रैक्टिस किया है, ही इज द मास्टर ऑफ दैट किक। वो सेकंड नहीं लगाएगा उस किक को मारने में। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि आप सिलेबस कम चूज करिए और उसको इतना एक्सप्लोर कर दीजिए, इतना खोल दीजिए उसको कि आपको वहां से कुछ भी बचा हुआ ना मिले। तो मेरे साथ यही है, मैं एनसीईआरटी को इस लेवल पे खोलना चाह रहा हूं, एनसीईआरटी को इस लेवल पे खोल दूं आपके सामने कि आप उस चीज को पूरी गहराई से समझ सकें, उस चीज को उसके अंदर से क्या वो कहना चाह रहा है, हर एक स्टेटमेंट में क्या उसका। मैं पहले ही बोल रखा हूं, एनसीईआरटी कहीं से भी ऐसी कोई बात नहीं करता है जो यूज में ना आए। ठीक है, तो हम लोग कहां से चलेंगे, हम लोग चलेंगे एनसीईआरटी से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बोल दूं कि हम लोग अभी लास्ट लेक्चर में, लास्ट में एंड में एक एनिमेशन देखे थे, और इस लेक्चर के स्टार्ट में फिर से इसी एनिमेशन को देखा जाता है। और फिर हम लोग इसको स्टार्ट करने के बाद से एनिमेशन देखिए, उसके बाद तो चलते हैं, चलिए एनिमेशन देखते हैं और उसके साथ साथ आप जो है उस चीज को समझिए, उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। Physics is the branch of science that deals with the study of natural phenomena in terms of basic laws and physical quantities. The word physics is derived from the Greek word physis, meaning nature or a part of the natural environment. The scope of physics can be divided into two major domains, that are macroscopic and microscopic. The macroscopic domain deals with phenomena at laboratory, realistic, terrestrial, and astronomical scale, whereas the microscopic domain deals with molecular, atomic, and nuclear phenomena. In our study of physics, we will look at macroscopic phenomena under classical physics, that includes mechanics, electrodynamics, optics, and thermodynamics. हम लोग क्या सीख रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है इस एनिमेशन से, हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है। तो चलिए हम लोग बात करेंगे जो कुछ भी हम लोगों ने एनिमेशन में सीखा है। तो देखिए सबसे पहली बात कि स्कोप क्या है फिजिक्स के, व्हाट आर द स्कोप्स ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का क्या क्या स्कोप है। तो फिजिक्स को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स होता है और एक माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स होता है। तो जो मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स होता है
वो भाई किस तरह का फिजिक्स, किस तरह का हम लोग का वो कैसा स्कोप है। तो माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में हम लोग लैब के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर एक्सपेरिमेंट करना या लेबोरेटरी के अंदर के चीजों को देखना, या फिर हम लोग जो जनरल लाइफ में जिसकी साइज आप ये मान के चलिए, जिस भी चीज का साइज ऑलमोस्ट इतना है जिस चीज को हम लोग देख सके, यानी जो फिजिक्स हम लोग देख सकते हैं, व्हाट द फिजिक्स वी कैन सी, जिस तरह के फिजिक्स को हम लोग देख सकते हैं, जिस तरह के फिजिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, समझ सकते हैं, रियल लाइफ में हम लोग उसका इस्तेमाल भी करते हैं, वो सारे फिजिक्स मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स में ही आते हैं। जैसे आपको पता, आपको एनिमेशन में आपने देखा, लेबोरेटरी हो गया, टेरेस्ट्रियल हो गया या एस्ट्रोनॉमिकल हो गया, ये अलग अलग क्या है, मोड है। अब चलिए, अब हम लोग बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक का। तो माइक्रोस्कोपिक क्या है, माइक्रोस्कोपिक में किस तरह का होता है, तो माइक्रोस्कोपिक में हम लोग एटॉमिक हो गया, यानी जिन चीजों को हम, जो चीज अब तक की सबसे छोटी है, मतलब उन चीजों को हम लोग देख ही नहीं सकते हैं बाय एनी मीन, कोई भी माइक्रोस्कोप से, किसी भी तरह के माइक्रोस्कोप से हम लोग उन पार्टिकल्स को नहीं देख सकते हैं, और जिस पार्टिकल को नहीं देख सकते हैं, एकदम नहीं देख सकते हैं, उन पार्टिकल्स का जो फिजिक्स हो गया वो आपका माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स होगा। जैसे एटॉमिक फिजिक्स, यानी एटॉमिक जो हम लोग एटम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं या उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करते हैं। मॉलिक्यूलर फिजिक्स, मतलब किस तरह का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है या मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है या किस तरह से वो वर्क कर रहा है, ये सारी चीजें जो है वो मॉलिक्यूलर फिजिक्स माइक्रोस्कोपिक के अंडर में आती है। चाहे वो न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करें, जैसे आज न्यूक्लियर वेपन्स बन रहे हैं, उसके अंदर जो फिनोमिना हो रही है, जिस तरह का डीके हो रहा है, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, ये सारा जो कुछ भी हम लोग पढ़ेंगे वो माइक्रोस्कोपिक के अंदर आएगा। तो मतलब क्या कि दो तरह का फील्ड हो गया, एक लेबोरेटरी या फिर एक ऐसा जिसको हम लोग देख सकते हैं, जिस फिजिक्स को हम लोग देख सकते हैं वो आपका माइक्रोस्कोपिक है, और जिस फिजिक्स को हम लोग नहीं देख सकते हैं वो है आपका माइक्रोस्कोपिक। लेकिन एडवांस, जैसे जैसे सिस्टम एडवांस होते जा रहा है, जैसे जैसे हम लोग ज्यादा जानकारी कर रहे हैं, वैसे वैसे हम लोग क्या करते हैं, उस चीज को रिडक्शनिज्म करते हैं, यानी कि क्या करते हैं, उसको हम लोग उसको दो अलग अलग पार्ट में तोड़ना शुरू करते हैं। तो आप समझिए कि हम लोगों के पास एक मैक्रोस्कोपिक है और एक हो गया माइक्रोस्कोपिक, जिसमें हम लोग एटॉमिक लेवल की बात कर रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक नया पार्ट जैसे जैसे एडवांस हो रहा है, नया पार्ट बन रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं मीजोस्कोपिक। And why it is mesoscopic? Between the macroscopic and microscopic, माइक्रोस्कोपिक बहुत छोटा है, मैक्रोस्कोपिक बहुत बड़ा है, और इन दोनों के बीच में जिस तरह के हम लोग पार्टिकल्स की बात करते हैं, जैसे हम लोग नैनो पार्टिकल्स की बात की है या माइक्रो पार्टिकल्स की बात की है, तो माइक्रो पार्टिकल्स या नैनो पार्टिकल्स दे आर मेड अप ऑफ 100 ऑफ एटम्स। तो इस फिजिक्स को जब हम लोग डील करेंगे तो ग्रुप ऑफ एटम्स की बात जब हम लोग करेंगे तो वो हम लोग किस में वो कंसीडर करेंगे, मीजोस्कोपिक में। ठीक है ना। साइंस जो फिजिक्स है हमारा वो बहुत हाई लेवल से बहुत ही बड़े ऑब्जेक्ट से बहुत छोटे ऑब्जेक्ट तक लेके चलता है। 10 to power 25 मीटर, यू कैन एक्सप्लेन, आप सोच सकते हैं, यू कैन इमेजिन कि किस लेवल की बात हो रही है कि 10 to power 25, 10 to power 25, इट इज एक्सट्रीमली हाई, इतना हाई कि हम लोगों को करीबन अगर देखा जाए तो कई बिलियंस ऑफ बिलियन ईयर लग जाएंगे इस साइज को क्रॉस करने में, वो भी तब जब हमारी स्पीड लाइट के स्पीड के बराबर। सोचिए, जब हमारी स्पीड लाइट के स्पीड की बराबर हो तो ये डिस्टेंस 10 to power 25 को क्रॉस करने में बिलियंस ऑफ द बिलियंस ईयर लग जाएंगे। इतना बड़े साइज से 10 to power -14 मीटर, इतना छोटा कि आपके हेयर, आपका जो हेयर होता है वो उसका जो पार्ट होता है उसमें बिलियन पार्ट कर देंगे हम लोग, बिलियन क्या, बिलियन से भी ज्यादा पार्ट कर देंगे, तो वो जो छोटा पार्टिकल होगा वो होगा आपका, जरा सोचिए, it's deal with extremely large size to the extremely small size. What is the excitation of physics? Physics का excitation क्या है? फिजिक्स का एक्साइटेशन क्या है, क्या भाई फिजिक्स किस तरह की उसमें बात कर रहा है, क्या वो कहना चाहता है। तो देखिए किस तरह का हम लोग को बेनिफिट हो रहा है, क्यों हम लोग को फिजिक्स बहुत एक्साइटेड लगता है। फॉर मी फिजिक्स, मेरे लिए उससे बड़ा कुछ भी एक्साइटिंग नहीं है।
ठीक है, तो फिजिक्स सच में बहुत एक्साइटिंग है। आज आप सोचिए जरा, आप जो भी कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं, चाहे आप टीवी पे देख रहे हैं, आप मोबाइल, क्या कभी किसी ने सोचा था, यस ऑफ कोर्स आई वाज टॉकिंग अगेन अबाउट दिस, कि क्या कभी किसी ने सोचा था कि हम लोग काफी दूर होकर के भी वीडियो कॉल कर सकते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिनके पास पहुंचने में हमें 2 से 3 दिन लगता है, उन वहां से वीडियो हमें आने में 1 सेकंड नहीं लग रहा है। जरा सोचिए, इट इज बिकॉज ऑफ द फिजिक्स। ऑफ कोर्स आप टीवी पे देख रहे हैं, आप हम लोग किसी को भी देख रहे हैं, हम लोग रामायण देख रहे हैं, हम लोग महाभारत देख रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सब कुछ हमारे पास पावर आया कहां से, ये इस तरह के पावर हम लोगों ने अचीव कहां से किया, तो इस तरह के पावर को हम लोगों ने अचीव किया है बाय नोइंग द फिजिक्स। फिजिक्स को आप जितना जानेंगे, यू विल, आप बहुत सारे साई-फाई मूवी देखते हैं, जैसे कि आप में से शायद मैक्सिमम ने देखा होगा कि आयरन मैन एक मूवी आपने देखा कि उसमें इस तरह का, जस्ट ऑफ कोर्स वी कैन अचीव दिस। और आपको मैं बता दूं कि कई ऐसी कंपनियां हैं पूरी वर्ल्ड में जो आयरन मैन जैसे सूट बना रही हैं, और दे आर इवन मैक्सिमम वो सक्सेस भी हो चुके हैं। तो जरा सोचिए ये सब कहां से हो रहा है, कितना पावर दे रहा है हमको फिजिक्स। फिजिक्स वो है जो आपको खुद इतना पावर दे सकता है कि आप पूरी, मतलब यू कैन बी द गॉड इफ यू नो द फिजिक्स। अगर आप फिजिक्स को जितना बेहतर जानेंगे, आप उतने ही पावरफुल होते चले जाएंगे। आप ये समझिए कि जो भी पावरफुल कंट्री है वो क्यों वो पावरफुल है, बिकॉज उनका फिजिक्स डिपार्टमेंट इतना स्ट्रांग है कि वो पावरफुल है। वो दुनिया में कहीं पे किसी भी जगह तबाही ला सकते हैं, और सिर्फ तबाही नहीं, वो दुनिया में किसी भी चीज को बेहतर भी कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। कंप्यूटर्स, कम्युनिकेशन तो हम लोग देख ही रहे हैं। कंप्यूटर्स में आप देख रहे हैं कि हम लोग कितने कम समय में कोई कैलकुलेशन कर ले रहे हैं, जिस कैलकुलेशन को करने में, जिस तरह के प्रिडिक्शन को करने में हम लोग को काफी वक्त लग जाता, उसको कंप्यूटर फटाक से कर दे रहा है। आज कोरोना फैला हुआ है, बहुत ऐसे पेशेंट हैं जिनके पास कोई जाना नहीं चाह रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम बहुत ऐसे कंट्री हैं जो कंप्लीटली हॉस्पिटल को रोबोट से भर दिए हैं, रोबोट से भर दिए भाई। चाइना को देख लीजिए, चाइना अपने वहां पे अपने हॉस्पिटल्स में रोबोट को भर दिया है। वहां पे दवा लेने जाना रोबोट है, उसका देखभाल करने वाला रोबोट है, नर्स का जितना काम है वो सारा काम रोबोट कर रहा है। दवा लेके जाना, दवा लेके आना, उसके हेल्थ को देखना, उससे कुछ बात करना, उसको समझाना, ये सारा काम रोबोट कर रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, ठीक है ना। अब देखिए सिर्फ इतना ही नहीं, लेजर का एप्लीकेशन है अलग अलग जगह पे। लेजर क्या हो रहा है, जैसे कि कोई आदमी, किसी का तबीयत खराब है, उसी को कैंसर हो गया है, अब कैंसर हो गया है या फिर किसी और तरह का प्रॉब्लम है, अगर उसके चेहरे पे कोई दाग है किसी, तो वो लेजर से हटा दिया जा सकता है। मतलब आपको कई ऐसे ऑपरेशन हैं जैसे हमारे आंख के ऑपरेशन, वहां चीर फाड़ करने की जरूरत ही नहीं रह गई, वहां लेजर ही इनफ है। समझ रहे हैं आप, लेजर में क्या हो रहा है कि वो लेजर के थ्रू ही सारा काम कर दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग समझते हैं, ये तो समझ में आ गया कि व्हाई वी आर सो एक्साइटेड अबाउट द फिजिक्स, व्हाई डू वी नीड टू लर्न अबाउट द फिजिक्स, क्यों हम लोग को फिजिक्स पढ़ना है। अब आगे हम लोग समझते हैं कि फिजिक्स का क्या रिश्ता है। भाई बाप का रिश्ता है फिजिक्स का, फिजिक्स बाप है सबका। हाँ समझिए, जैसे केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग का लॉ देने वाला कौन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बिना क्या केमिकल बॉन्डिंग समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं, बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग हम समझ रहे हैं बिकॉज ऑफ द फिजिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको नहीं पता है वो केमिकल बॉन्डिंग कभी नहीं समझ पाता। तो किसने बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फिजिक्स ने बताया भाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसने बताया, फिजिक्स ने बताया। आप खुद देखिए, आपका जो एटॉमिक वो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड है, एटॉमिक नंबर है बेस्ड है। एटॉमिक नंबर कहां से पता चला, मास, एटॉमिक मास जो है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के लिए एक्स-रे डिफ्रैक्शन पैटर्न का इस्तेमाल किया गया। अब एक्सरे ही नहीं पता होता तो क्या कभी एटॉमिक नंबर पता होता, और अगर एटॉमिक नंबर ही नहीं पता होता तो कभी पीरियोडिक टेबल बन पाता क्या, नहीं बन पाता। तो मैंने बोला है, पहले ही बोला है कि फिजिक्स ही है जो हर चीज का जननी है, जो जनक है। तो मैं इसीलिए बोला हूं, इसको समझिए कि ही इज द फादर ऑफ एवरी डिपार्टमेंट। हर तरह के डिपार्टमेंट जितना तेजी से ग्रो हो रहा है उसका सिर्फ एक रीजन है, वो है फिजिक्स। जितना स्ट्रांग आप फिजिक्स करेंगे हर डिपार्टमेंट उतना फलेगा फूलेगा। तो फिजिक्स क्या है, हाँ फिजिक्स जो है वो जनक है, वो उस चीज को सबको पैदा कर रहा है। ठीक है ना। अब देखिए, आप बायोलॉजी की बात करते हैं, आप जरा बताइए कि क्या बिना माइक्रोस्कोप के आप सेल के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं क्या,
या सेल में आज कोरोना का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, गोल है, उसके ऊपर निकला हो, ये कहां से देख रहे हैं? बिकॉज ऑफ द माइक्रोस्कोप। और ये माइक्रोस्कोप कौन दिया है भाई? हाँ, फिजिक्स दिया है। ये माइक्रोस्कोप किसने दिया है? फिजिक्स ने दिया है। तो ये समझिए कि फिजिक्स क्या है, किस लेवल की चीज है, जरा समझने की कोशिश करिए। एक्स जो आपका बॉडी, आपकी अभी हड्डी टूट जाए, या फिर किसी का भी, भगवान ना करे आपकी हड्डी टूटे, किसी का भी अगर हड्डी टूटता है तो क्या होगा? अगर हड्डी टूटा तो होगा क्या? आप जाएंगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर आपका एक्सरे निकलवाएगा। और एक्सरे किसने दिया भाई? एक्सरे तो फिजिक्स वाले ने दिया है। और किसने दिया है क्या? कैंसर का इवेंट आप जाएंगे, कैंसर का जो रेडियोथेरेपी आप सुनते होंगे, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी क्या है? रेडियोथेरेपी क्या है? रेडियो वेव्स छोड़े जाते हैं जिससे सेल्स, कैंसर सेल्स डेड होते हैं। तो ये रेडियोथेरेपी किसने दिया? ये टेक्नोलॉजी रेडियोथेरेपी वेव्स निकालने किसने दिया है? बस यही मैं कह रहा हूं, फिजिक्स ने तो दिया है। आप पूरे एस्ट्रोनॉमी की बात कर रहे हैं, आप प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं। टेलीस्कोप नहीं होता तो क्या प्लैनेट आप देख पाते क्या? नहीं देख पाते हैं। यानी टेलीस्कोप क्या की वजह से क्या हुआ है? एस्ट्रोनॉमी में जितने लॉज ऑफ फिजिक्स हैं अलग अलग जगह पे अलग अलग जैसे काम कर रहे हैं, और इन्हीं लॉज ऑफ फिजिक्स पे बाकी सारे साइंस काम कर रहे हैं। दिस इज ऑल व्हाई आई एम सेइंग कि फिजिक्स बाप है सबका। समझे आप? फिजिक्स बाप है सबका। आगे चलते हैं। तो हम लोग को यह समझना है कि किस तरह से फिजिक्स हर जगह है, हर जगह फिजिक्स है। चलिए ठीक है, हम फिर से एक एनिमेशन देखने जा रहे हैं। कुछ फंडामेंटल फोर्स हैं यूनिवर्स में, और फंडामेंटल फोर्स कहने का मतलब यह है कि वो फोर्स जो हर जगह है, एवरीवेयर, जो हर जगह है, वो फंडामेंटल फोर्स हो गया। ठीक है ना? तो फंडामेंटल फोर्स की हम बात करेंगे, उससे पहले हम ये एनिमेशन देखते हैं। Forces in nature and all other forces we know are derived from these forces. These fundamental forces are gravitational force, electromagnetic force, weak nuclear force, and strong nuclear force. The gravitational force is the force of mutual attraction between any two objects by virtue of their masses. It is a universal force, meaning all objects in the universe exert a gravitational force on each other. We are able to stand or walk due to Earth's gravitational force exerted on us by the Earth. Electromagnetic force is the force between two charged particles. Like charged particles repel each other, and unlike charged particles attract. Like gravitational force, electromagnetic force is also universal and can act over very large distances. We do not usually encounter this force on Earth, as most of the matter around us is electrically neutral. Hence, of the two forces, gravitational forces dominate all terrestrial phenomena. An atom consists of three subatomic particles, namely electron, proton, and neutron. The force that binds protons and neutrons is the strong nuclear force. Weak nuclear force comes into existence in case of beta decay of a nucleus. In beta decay, the nucleus emits an electron and an uncharged particle called neutrino. The table shows the relative strength and range of all the four fundamental. आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि किस तरह से जिन फोर्सेस की बात आपने एनिमेशन में देखी है, जिस तरह के फोर्स के बारे में आपने एनिमेशन में समझी है, उस चीज को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वापस एक्सप्लोर करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये फोर्सेस जो हैं वो कैसे हैं। फिर से मैं बोल रहा हूं कि जितने भी लोग ये मेरा लेक्चर देख रहे हैं,
प्लीज सब्सक्राइब करिए। साथ में जो कोई क्वेश्चन आपको, जो कुछ अलग तरह का क्वेश्चन आपको लगता है, जो आप पूछना चाहते हैं, बेहिचक आप उस क्वेश्चन को मेरे कमेंट सेक्शन में पूछिए, जरूर पूछिए। और जो भी हमारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं उसको, उसके लिए आपको सही लगता है या गलत लगता है, इस चीज को भी कमेंट करिए, क्योंकि बनाना फिर और अच्छा लगता है, मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा, तो मैं और बेहतर तरीके से बनाऊंगा। तो आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज पहले तो सब्सक्राइब करिए, और दूसरा कि आप कंटिन्यूअसली देखना शुरू करिए, नोट्स बनाइए। जो कुछ भी नोट्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, उन सारे नोट्स को धीरे धीरे बनाना शुरू करिए। नोट्स बनाइए, बढ़िया से नोट्स बनाइए। एनसीईआरटी को 100% फॉलो करना है आपको, एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना है, ठीक है। तो चलिए अब क्या करते हैं, हम लोग यही कहेंगे कि अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, नमस्कार। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।